हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं और 12वीं की जो कॉमन बुक है जो कि आप दोनों के लिए ही ग्रामर के लिए उपयोगी है, अभिव्यक्ति और माध्यम, इसका पाठ 10 जो कक्षा 11वीं के सिलेबस में आएगा, कथा एवं पटकथा, इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो कथा और पटकथा क्या होती है? कथा का मतलब तो हम समझते कहानी होती है, और पटकथा क्या होती है? पट मतलब के पर्दा। तो जो पर्दे पर कथा दिखाई जाए या पर्दे पर जो कहानी दिखाई जाती है उसे पटकथा कहते हैं। तो हम जो टीवी में इतने सारे सीरियल और धारावाहिक देखते हैं, हम लोग जो मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, इन सब की पहले पटकथा लिखी जाती है, कहानी लिखी जाती है, उसी को पर्दे पर दिखाया जाता है। तो प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार और साहित्यकार मनोहर श्याम जोशी, उन्होंने क्या कहा है कि पटकथा लेखन एक परिचय, इस विषय पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। वो मशहूर साहित्यकार है और विषय पर उन्होंने एक पुस्तक लिख दी है जिससे कि हम उसके बारे में और भी अधिक जानकारी को ले सकते हैं। अब आइए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। कैमरे के पीछे काम करने वाले तकनीशियनों और सहायकों को अपने अपने विभागों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है, और कथानक तो इसका एक अभिन्न हिस्सा होता ही है। किसी भी फिल्म, यूनिट या धारावाहिक बनाने वाली कंपनी को पटकथा तैयार करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होती है वो होती है कथा, क्योंकि ये सारे तकनीशियन और ये सब तो लोग लगे ही होते हैं, इन सब चीज़ों की बारीकी तो आप देखते ही हैं। लेकिन किसी भी धारावाहिक को बनाना है, किसी भी फिल्म को बनाना है तो आपको कथा की जरूरत होती है। कथा नहीं होगी तो पटकथा कैसे बनेगी? क्योंकि कथा को ही तो पटकथा का रूप दिया जाता है। और सवाल ये उठता है कि कथा कहानी हमें कहाँ से मिलेगी? कथा कहानी हमारे आसपास की जो जिंदगी में होने वाली घटनाएं हैं वो हो सकती है, या अखबार में छपा हुआ कोई समाचार हो सकता है, जिसे आए दिन समाचारों में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है जो कि सामाजिक मुद्दा बन जाती है, और बाद में इन विषयों के ऊपर आपको मूवीज बनती है। जैसे छपाक मूवी जो है, छपाक फिल्म जो है, वो भी एक सामाजिक मुद्दे पर बनी हुई है। तो इस प्रकार की घटनाएं हम लोग समाचार पत्र से भी ले सकते हैं, और हमारी कल्पना शक्ति से भी बहुत सी कहानियां हो सकती है, या इतिहास के पन्नों से भी हमें बहुत सी कहानियां देखने को मिलती है। उपन्यासों, कहानियों पर फिल्म या सीरियल बनाने की परंपरा काफी पुरानी है। अभी कुछ वर्षों पूर्व शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास देवदास को हिंदी में तीसरी बार फिल्म में दर्शाया गया है। देवदास की 3 फिल्में भारतीय सिनेमा में बन चुकी है। इसी प्रकार से फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, इन सभी की रचनाएं समय समय पर ऊपरी पर्दे पर उतरकर हमारे सामने आई हैं, जो बहुत ही सुंदर फिल्मों के रूप में हमें देखने को मिली है। आपने देखी कि पद्मावत जैसी फिल्म है, वो भी इतिहास के पन्नों से ली गई है, इतिहास की कहानी को आपके सामने रखा गया है। इस तरीके से आपके विषय की समस्या तो हल हो गई कि आप कहानी का विषय कहाँ से लेंगे। अब समस्या ये उठती है, मसला ये उठता है कि पटकथा लिखने का। हमें सबसे पहले देखेंगे कि पटकथा की संरचना या ढांचा किस प्रकार से तैयार होता है। फिल्म या टीवी की पटकथा की संरचना नाटक की संरचना से बहुत ज़्यादा मिलती है। अंग्रेजी में तो इसे कहते हैं स्क्रीन प्ले। नाटक की तरह यहाँ पे पात्र चरित्र होते हैं, नायक प्रतिनायक सब होते हैं, अलग अलग घटना स्थल होते हैं, दृश्य होते हैं, कहानी का क्रमिक विकास होता है, और ये सब कुछ पटकथा के लिए भी आवश्यक अंग होते हैं। मंच, नाटक और फिल्म की पटकथा में मुख्य रूप से अंतर ये होता है कि पहली चीज़ है कि दृश्य की लंबाई। नाटक के दृश्य अक्सर अधिक लंबे होते हैं, क्योंकि वो एक ही स्टेज के ऊपर आपके सामने सारे दृश्यों को एक के साथ, सारे लोगों को एक साथ लाकर आपको वहाँ दिखाया जाता है। वो सभी लोग एक साथ आकर अपने अभिनय को करते हैं, अपनी कला को आपके सामने दिखाते हैं, चित्र को आपके सामने जीवंत करके बताते हैं, यही उनकी कला होती है। और कुछ समय के बाद में वो घटनाएं वापस से अगर दिखानी है तो वापस से वो सारा सामान स्टेज पर सजाया जाता है, फिर से वो आपको सारी घटनाएं दिखाई जाती है। लेकिन रिकॉर्डेड जो सिनेमा और टेलीविजन में जो होती है, पूर्व से छवियां और ध्वनियों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और पूरा कार्य एक व्यापार के एक ही मंच पर घटित होता है। इसकी निश्चित अवधि के दौरान, जबकि फिल्म या टेलीविजन की शूटिंग अलग अलग सेटों और लोकेशन पर 2 दिन से लेकर 2 साल तक होती है, वहाँ कोई समय निश्चित नहीं होता है। एक लीनियर, कथा का लीनियर विकास होता है, मतलब एक रेखीय विकास होता है कि एक ही दिशा में पूरी कहानी, एक ही सीक्वेंस में पूरी कहानी चल रही है। और जबकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिनेमा के फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड, आपको ध्यान होना चाहिए, फ्लैशबैक शब्द जो होता है वो आपको कहानी में पुरानी घटना दिखाई जाती है, पहले जो घटना हुई थी वो फ्लैशबैक होता है, और फ्लैश फॉरवर्ड मतलब भविष्य में होने वाली घटनाएं जो दिखाई जाती है वो फ्लैश फॉरवर्ड होता है। यहाँ पर अलग अलग उदाहरण आपको यहाँ पर पाठ में दिए हुए हैं, अलग अलग उदाहरण देकर आपको ये चीज़ समझाई गई है यहाँ पर कि फ्लैशबैक क्या होता है, फ्लैश फॉरवर्ड क्या होता है। इस पे आपको 2 उदाहरण दिए हैं, उसमें से एक उदाहरण को अभी हम यहाँ पढ़कर देखेंगे कि पहला दृश्य दिया है
कि मान लीजिए हम रांगे राघव की कहानी की गूंगे पर फिल्म बना रहे हैं और फिल्म की शुरुआत होती है सड़क के एक दृश्य से, जहां पर कुछ किशोर लड़के मिलकर एक दुबले पतले लड़के को पीट रहे हैं। मार खा रहा लड़का भागकर एक घर के दरवाजे पर पहुंचता है और घर के भीतर से भागकर चमेली आती है और उसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे शकुंतला और बसंता भी हैं। चमेली घर की दहलीज पर सर रखे खून से लथपथ गूंगे को देखती है और अपनी व्यथा को व्यक्त करने में असमर्थ क्योंकि वो बोल नहीं पाती है। और चमेली को वो दिन याद आ जाता है जिस दिन अनाथ आलय में पहली बार उसकी मुलाकात गूंगे से हुई थी। अब वह पागल खाने का वो दृश्य दिखाते हैं जहाँ कुछ दिन पहले चमेली अपनी सहेलियों के साथ गई थी और जहाँ पहली बार उसकी गूंगे से मुलाकात हुई थी। तो ये फ्लैशबैक के दृश्य आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से चमेली इस गूंगे को जानती है। इस प्रकार से हमें फिल्मों में नाटकों में देखने को मिल जाता है कि किस प्रकार से वो जो व्यक्ति है उस व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है और इस प्रकार से उसका संबंध बताया जा सकता है फ्लैशबैक के द्वारा। अब पटकथा की मूल इकाई होती है दृश्य। एक स्थान एक ही समय में लगातार चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर एक दृश्य निर्मित होता है। इन तीनों में से किसी भी एक के बदलने से दृश्य भी बदल जाता है। हम अपने पाठ्यक्रम में से रजनी का ही उदाहरण लेते हैं। दृश्य एक लीलाबेन नामक महिला के फ्लैट में शुरू होता है। समय शायद दोपहर का है क्योंकि उनका बेटा अमित स्कूल से वापस आने वाला है। दृश्य 2 अगले दिन अमित की स्कूल के हेडमास्टर के कमरे में होता है और वक्त फिर दिन का होता है। दृश्य 3 उसी दिन रजनी का फ्लैट और वक्त है शाम का। ये सारे ही अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग दृश्य होते हैं। अगर इसे रंगमंच पर दिखाया जाएगा तो इसकी सज्जा अलग अलग रूप से होगी और अगर ये फिल्म धारावाहिक में होगा तो अलग अलग रूप से इसकी भी सज्जा और सारा चित्रांकन आपको अलग अलग रूप से दिखाई देगा। मान लीजिए पहले दृश्य में हम दिखाते हैं कि रजनी और लीलाबेन बातें करते करते रसोई घर में चले जाते हैं, तो बावजूद इसके कि समय कार्य व्यापार चरित्र सब एक ही है फिर भी दृश्य संख्या बदल जाती है क्योंकि घटना स्थल बदल गया है। क्योंकि वो बातें करते करते रसोई घर में चले जाते हैं, पहले वो कहीं और है और बाद में रसोई घर में चले जाते हैं, तो उस वजह से इनका घटना स्थल बदल गया है। क्योंकि घटना स्थल बदल गया है, चलिए अब हम उस दृश्य को दिखाते हैं जहाँ पर रजनी अगर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के कमरे से बाहर बैठी अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रही है। अब मान लीजिए रजनी को 15-20 मिनट इंतजार करना पड़ा और इतनी देर का दृश्य सिर्फ रजनी के बैठे रहने का दिखाएंगे तो दर्शक बोर हो जाएंगे। अतः इस दृश्य की पटकथा कुछ प्रकार से लिखी जाएगी। क्योंकि देखो अगर सिर्फ बाहर बैठी बैठी रजनी 15-20 मिनट इंतजार कर रही है और पूरे 15-20 मिनट कैमरा सिर्फ उसी को दिखा रहा है तो देखने वाले उठ के चले जाएंगे, बोले क्या है इसी को बैठे बैठे बेंच पर देखना है क्या, तो बोर हो जाएंगे। तो इसको क्या कर सकते हैं, शिक्षा अधिकारी का दफ्तर, बाहरी कक्ष, दिन अंदर है। शिक्षा अधिकारी के कमरे के बाहर उसके नाम और पद की तख्ती लगी है, उसी के साथ मुलाकात का समय भी लिखा है। एक स्टूल पर चपरासी बैठा है, सामने की बेंच पर रजनी 3-4 लोग और बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। रजनी के चेहरे से बेचैनी टपक रही है, बार बार अपनी कलाई में बंधी घड़ी को देखती है। मिलने का समय समाप्त होता जा रहा है क्योंकि मान लो जो भी समय लिखा है 2 बजे 3 बजे तक का और घड़ी में वो समय निकट निकट आ रहा है। वो सोचती है कि मेरी बारी आने के पहले ऐसा ना हो कि मिलने का समय ही समाप्त हो जाए। रजनी चपरासी से कितनी देर और बैठना होगा, चपरासी बोलता हम क्या बोलेंगे, जब साहब घंटी मारेगा बुलाएगा तभी तो ले जाएंगे, बहुत बिजी रहता है ना साहब। रजनी बोलती है अपने में ही भुनभुनाते हुए गुस्सा होकर बोलती ये तो लोगों से मिलने का समय है, न जाने किस में बिजी करके बैठ जाते हैं। चपरासी दूसरी तरफ से देखने लगता है, कट हो जाता है, सीन कट हो जाता है। दृश्य 5वां दृश्य क्या आएगा, शिक्षा अधिकारी का दफ्तर, बाहरी कक्ष, दिन, कैमरा ऑफिस के अंदर चला जाता है। साहब मेज पर पेपर वेट घुमा रहा है, फिर घड़ी देखता है, फिर घुमाने लगता है, मतलब कि वो जान करके बाहर बैठे लोगों को इंतजार करवा रहा है। वहीं फिर बाहर दृश्य 6वां दृश्य आ जाता है। वहीं बाहर वाली जगह पर एक आदमी आता है, अपने नाम की स्लिप के नीचे 5 रुपए का नोट रख कर देता है और चपरासी का कंधा थपथपाता है और चपरासी हंसकर भीतर जाता है, लौट कर उस आदमी को अंदर जाने का इशारा करता है। रजनी के चेहरे पर तनाव के सारे भाव उभर आते हैं, कह रहे उसने 5 रुपए से उसको अंदर जाने दिया। अब दृश्य 6 का अगला भाग आता है। वहीं कुछ देर के बाद में रजनी अभी भी चपरासी को घूर कर देख रही है जो मजे से अपने स्टूल पर बैठा है और पिछले दृश्य में जो व्यक्ति घूर देकर भीतर गया था वह अधिकारी के कमरे से बाहर निकलता है, मुस्कुराता हुआ जाता है। रजनी उठकर तन्नाती भीतर चली जाती है। चपरासी अरे अरे किधर को जाती हो, अभी घंटी बजी क्या? रजनी घंटी तो मिलने का समय खत्म होने तक बजेगी भी नहीं। दरवाजा धकेल कर वो भीतर चली जाती हो। चपरासी बोलता अरे कैसी औरत है, सुनतीस नहीं है। वहां बैठे 2-3 लोग जब हंसने लगते हैं तो फिर दृश्य फिर कट जाता है। फिर दृश्य नंबर 7वां आता है, शिक्षा अधिकारी का दफ्तर। दृश्य 5 वाला कमरा, निर्देशक कुर्सी की पीठ को टिककर सिगरेट पी रहा है। रजनी को देखकर आश्चर्य से एकदम घबरा जाता है कि अरे ये महिला अंदर कैसे आ गई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आपको अगर सिर्फ रजनी को बैठे हुए दिखाते तो व्यक्ति बोर हो जाते,
लेकिन कैसे दिखाने की कला है कि एक के बाद एक दृश्य दिखाए गए हैं कि कैसे इस तरह से धांधली चल रही है, कैसे चपरासी अपने रिश्वत ले रहा है, कैसे अधिकारी बिना पैसे के मिल नहीं रहा है, और कैसे इस तरह से वो जो सरकारी अफसरों का दफ्तरों का जो हाल होता है वो दिखाया गया है। रजनी की बेचैनी दिखाई गई है, अधिकारी की तरफ से उसको जो अनसुना किया गया है वो दिखाया गया है। इस सारी चीज़ों को बहुत अच्छे रंग से चित्रांकन करके आपके सामने जब दिखाया जाता है तो इन्हें लोग बड़े ही रोचक ढंग से और बड़े आनंद से इसको देखते हैं। इस प्रकार से टीवी में, फिल्म में, कार्यक्रम में, निर्देशन में, कैमरा में, साउंड रिकॉर्डिंग, आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये सब सहायक अपने अपने काम में काफ़ी ही मदद करते हैं और इस प्रकार से मिलकर एक सक्षम रूप से एक धारावाहिक बनता है या एक फिल्म बनती है। अब ये तो बनाने वाले के ऊपर है कि कहानी पटकथा को कितना रोचक लिखा गया है। तो सबसे बड़ा दारोमदार जो कहते हैं फिल्म या धारावाहिक के सक्सेस होने का, सफल होने का, कि वो उसकी कहानी और पटकथा के ऊपर निर्भर करता है कि कहानी पटकथा कितनी रोचक ढंग से लिखी गई है, फिल्म उतनी ही सफल मानी जाती है। इस पाठ में हमने देखा कि हम जो टीवी धारावाहिक और फिल्में देखते हैं उसकी पटकथा कैसे लिखी जा सकती है। आपको इस पाठ को फिर से ध्यान से पढ़ना है और इसकी सारी बारीकियों को पढ़ना है और समझना है कि आप भी अगर कथा और पटकथा लिखना चाहते हैं तो किस प्रकार से उसको दृश्य द्वारा दर्शाते हुए आप लिख सकते हैं। आशा है पाठ आपको अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।